नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा काले मेघा पानी दे पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? चूंकि इस प्रश्न में आंतरिक रूप से दो प्रश्न समाहित हैं, इसलिए दो अनुच्छेद या पैराग्राफ में इसके उत्तर देंगे। जो लोग इन लड़कों के नंगे शरीर, उनके शोर शराबे, उछल कूद तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ या गंदगी से चिढ़ते थे, वे लोग इन्हें मेंढक जैसी हरकतों के कारण मेढक मंडली कहते थे। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहती थी, क्योंकि ये इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोगों के घरों से पानी मांगते थे और नहाते थे। प्रत्येक बच्चा अपने आप को इंद्र समझता था, इसलिए यह इंद्र सेना थी। प्रश्न 2, जीजे ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? उत्तर है, जीजे ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को निम्नलिखित तर्क देकर सही ठहराया। पहला तर्क है, किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वर्षा के जरिए वे पानी देंगे। दूसरा तर्क है, त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक जरूरत है, उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा तर्क है, जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूं मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। इसे आप छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में याद रख सकते हैं कि पहला पॉइंट है कि इंद्र को अर्घ्य देना, दूसरा पॉइंट है त्याग भावना को होना, और तीसरा किसान का उदाहरण। प्रश्न 3, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी शब्द का अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी से आशय अनाज से है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि पानी से अच्छी फसल की पैदावार हो, हमें खूब अनाज मिले ताकि हम चैन से खा पी सकें। पानी के साथ अन्न भी मिलेगा, तब हमारा कल्याण होगा, इसलिए हमें गुड़धानी भी दो। प्रश्न 4, गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों की जा रही है? इसमें एक और प्रश्न कह सकते हैं, गगरी फूटी बैल पियासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इंद्र सेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। यहाँ तक हमने बीच में डॉट डॉट किया है, आप पूरा जो लयबद्ध पंक्ति है पूरी वह भी ले सकते हैं। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। वह खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित होता है। कृषि ठीक ढंग से न हो तो मनुष्य जीवन कठिन हो जाता है। इस कारण इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात की गई है। इस उत्तर को आप दो बैलों की कथा से भी जोड़ सकते हैं कि किस तरह से आपने 11वीं में पढ़ा था कि बैल किसान जीवन का प्रमुख अंग होते हैं। प्रश्न 5, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर है, गंगा नदी को भारत में माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली माना जाता है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में नदी को माँ की तरह पूजनीय बताया गया है। सभी नदियाँ हमारे जीवन की आधार व हमारा कल्याण करने वाली हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय समाज गंगा और अन्य नदियों की पूजा करता है ताकि इनकी कृपा बनी रहे। भारत में बहुत से नगर नदियों के किनारे बसे हैं। उन नगरों की संस्कृति में उन नदियों की अहम भूमिका है, जैसे कुंभ मेले का आयोजन जो नदी के तट पर होता है, माँ नर्मदा की परिक्रमा जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, व्रत उपवास में पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा,
तो ये सब हमारी संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 6, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो प्रश्न पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जीजी के साथ लेखक का बहुत ही लगाव वाला रिश्ता था। संबंध भले कुछ ना हो, बट उनके मध्य प्रीति स्नेह बहुत था। लेखक जो विज्ञान पर विश्वास करता था और इस अंधविश्वास को ढकोसला मानता था, तो किंतु इसके बावजूद भी जीजी के तर्कों के आगे वह उनकी शक्ति जो है, उनके जो तर्क वो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि यदि रिश्तों में भावना आ जाती है, भावनात्मक संबंध आ जाता है, तो हमारी शक्ति कहीं ना कहीं बट जाती है। विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं भावना के कारण कमज़ोर पड़ जाती है। तो पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में यह कथन कितना उचित है, यह हमें बताना है। उत्तर, यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बट जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती है। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थी जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, किंतु जीजी से स्नेह के कारण वह सब करता था। इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती है। लेखक उन तर्कों की काट नहीं दे पाता क्योंकि उसका जीजी से भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन की अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिखर जाता है। यदि लेखक जीजी की बात नहीं मानते तो उनका रिश्ता कहीं ना कहीं संकट में पड़ जाता। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग या युवा वय यानी होता है अवस्था, उम्र का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। इंद्रसेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इंद्रसेना के कार्यों को देखकर कोई भी युवा सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकता है। हमने यहाँ कोरोना काल का उदाहरण लिया है, आप अपनी स्मृति कोश से कोई भी अनुभव ले सकते हैं। कोरोना काल में कुछ युवाओं ने ऐसे ही कार्य किए हैं। उन्होंने कोरोना पीड़ित परिवारों को भोजन पहुंचाने का जिम्मा लिया और उनके इस प्रयास की काफ़ी सराहना हुई और काफ़ी लोगों ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी ताकि वे अपने काम को अंजाम दे सकें। प्रश्न 2, तकनीक विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र, बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चलना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? इस प्रश्न को पढ़कर आप कक्षा 10वीं के बाल गोविंद भगत पाठ को याद कर सकते हैं, जहाँ जैसे ही आषाढ़ का महीना चलता था, बाल गोविंद भगत खेतों में रुपाई करते करते गीत गाते थे और उल्लासमय जीवन का संचार करते थे। तो उत्तर देखिए, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र, बैसाख सभी माह महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास भर देता है। इसका कारण यह है कि इस महीने में अधिकतर वर्षा होती है और किसानों को कृषि कार्य के लिए आशा की नई किरण दिखने लगती है। दूसरा, जमीन की प्यास बुझती है तथा खेत बुआई के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा, खेतों में धान की रोपाई होती है तथा इस समय उल्लास छा जाता है। चौथा, गर्मी से राहत मिलती है, पानी की कमी दूर होती है, कृषि कार्य के प्रारंभ होने से गांव में प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। प्रश्न 3 देखिए, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए।
और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। इस उत्तर को आप स्वयं विचार करके भी लिख सकते हैं। बादल हमारे जीवन का अभिन्न अंग व आधार है। बादलों के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। भीषण गर्मी में बादलों के आकाश में छा जाने से सभी का मन प्रसन्न होता है। बादल यदि अपने निर्धारित समय पर बरसते हैं तो खूब फसल के रूप में धन और धान्य देते हैं। अन्य विचारणीय प्रश्न तो इसी क्रम में है, किंतु मैंने विचारणीय इसलिए लिखा है क्योंकि इन पर आप स्वयं विचार करें और इनके उत्तर स्वयं बनाएं। हम अवश्य चर्चा कर लेते हैं। त्याग तो वह होता है डैश 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 उसी का फल मिलता है। अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ति की सार्थकता समझाइए। तो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हमने गद्यांश की व्याख्या की थी कि जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम उस चीज़ को अपने लिए उपयोग न करते हुए दूसरों के कल्याण के लिए दान दे देते हैं, तो वह दान वास्तव में दान होता है, क्योंकि उसमें त्याग होता है और वास्तव में ऐसे ही दान का फल हमें वापस मिल पाता है। तो इस तरह का उदाहरण आप लिख सकते हैं और इस पर विस्तृत रूप से अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न 5, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह से पर्यावरण से संबद्ध अन्य संकटों के बारे में लिखिए। इस पर भी आपको खुली छूट है। आप विचार करके बहुत से ऐसे संकट हैं जिनके बारे में लिख सकते हैं। कुछ का जिक्र हमने संक्षिप्त में किया है: अस्वच्छता या प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा आदि। तो ये पर्यावरण से जुड़े संकट हैं। प्रश्न 6, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती है? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है? यहाँ आपका रवैया पूछा गया है। प्रत्येक व्यक्ति का रवैया किन बातों पर कैसा होता है ये उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, इसलिए आप अपनी स्वयं की बात लिख सकते हैं। तो यहाँ दादी नानी कुछ इस तरह के अपशगुन की बात करते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, छींक आ जाना, आँख फड़कना, ये अपशगुन माने जाते हैं। कुछ विशेष दिनों में नाखून नहीं काटना, जैसे बृहस्पतिवार के दिन। दक्षिण की दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना, जैसा आपने 9th क्लास में एक पाठ भी पढ़ा था, यमराज की दिशा। तो इस तरह की बातें दादी नानी बताती हैं विश्वास के रूप में। तो मैं अपना रवैया बता रही हूँ। हम समय व स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। यदि हम फुर्सत में हैं, हमारे पास बहुत समय है, तो हम उनकी बातों को सम्मान देते हुए उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उससे न हमारा कुछ नुकसान होने वाला है, न समय की बर्बादी होने वाली है, न हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचने वाला है। और हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी दादी या नानी खुश रहें, संतुष्ट रहें। किंतु यदि हमारे पास समय का अभाव है या हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हम उनकी बात नहीं मान पाते हैं। जैसा हमने व्याख्या के समय भी चर्चा की थी कि मान लीजिए मुझे छींक आ गई और मुझे ट्रेन पकड़नी है, और उसी समय यदि मेरी दादी या नानी बोलती कि थोड़ा रुक जाओ फिर जाना, किंतु यदि मेरे पास समय नहीं है तो मैं उस बात को मानने से असमर्थ रहूँगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हम उस बात को नहीं मान पाते। किंतु यदि हमारे पास समय है, परिस्थिति है, तो हम ऐसी बात को मान के उनके विश्वास को सम्मान दें, ताकि हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास जीवित रहें, हमारी परंपराएं